नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श का आपने अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है ये भारत के खिलाफ की फरीदाबाद जैसी जगह पर एक कमरे में 300 किलो विस्फोटक बरामद होता है। छापा मारती है जे.एंड.के पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर और एक डॉक्टर के घर से ये मिलता है। इसमें देखिए वाकई बड़े आश्चर्य और अचंभे की बात है। मैं आपको ले चलता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब इनको नेस्तनाबूद किया था, इनके टेरर कैंप्स को, तो जैश ए मोहम्मद, जैश ए जहां अजहर मसूद जिनके सदर हैं और विश्व के चरमपंथियों में उनका शीर्ष स्थान है, सबसे चोटी पर अजहर मसूद है। और अजहर मसूद के ही ये चेले चपाटे हैं, क्योंकि इनके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने में जो कश्मीरी डॉक्टर सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, आदिल अहमद राथर MBBS MD, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये जनरल मेडिसिन का MD भी है। MBBS होने के साथ साथ ये MD भी है। और जब ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में ये गिरफ्तार हुए, तो कश्मीर मेडिकल कॉलेज के इनके लॉकर की जब तलाशी ली गई, उसमें आप समझिए ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल AK-47 बरामद हुई। AK-47, कोई छोटी मोटी राइफल नहीं, AK-47 बरामद हुई। अब उसके बाद इनकी निशानदेही पे बाकी जो गिरोह के सदस्य थे, तो एक और डॉक्टर बताया जाता है फरीदाबाद में, जिसने एक कमरा किराए पे लिया। मकान मालिक ने केवल यही कहा कि आप इसमें सामान रख सकते हैं। इसने अपने सामान में, मुजाहिल शकील नाम है इसका, मुजाहिल शकील, इसने 14 बोरे लाके रखे। पुलिस की बरामदगी में यहां से भी एक दूसरी असॉल्ट राइफल AK-47 बरामद हुई, 84 कारतूस और पिस्तौल आदि भी बताए जाते हैं। इतनी भारी संख्या में जब हथियार और ये बोरों में सामान आ रहा है, यह भी बताया जाता है कि बड़े संदिग्ध लोग इससे मिलने आते थे फरीदाबाद वाले से, जिसका कि नाम मुजाहिल शकील है। तो क्या जरूरी नहीं समझा मकान मालिक ने? मैं दोनों जगह सावधान करना चाहूंगा, सहारनपुर में भी, फरीदाबाद में भी। जब इस तरीके की कोई संदिग्ध बातें होती हैं कि सहारनपुर वाले ने तो वहीं पर निकाह भी कर लिया, क्या पुलिस को इसकी जांच वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं समझी कि इनकी वेरिफिकेशन करा ले? एक सामान्य प्रक्रिया है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, उसका सत्यापन होना जरूरी है। किराएदार आप हो, मैं हूं, अगर किराए पे देते हैं, किराए पे लेते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में सत्यापन होना जरूरी है। सत्यापन अगर कराया गया होता तो शायद ये चीजें थोड़ी रुक सकती थी, और हो सकता कराया भी हो लेकिन आधा अधूरा सत्यापन रहा हो। लेकिन एक दो तीन चीजें हम लोग समझ लें। पहली चीज, जैश ए मोहम्मद ने अब बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को हायर किया। ये इनका गियर शिफ्ट है, टेक्टोनिक शिफ्ट है। पहले तो अनपढ़ नौजवान ला करके जिहादी बना दिए, और मदरसों में डाल करके जिहादी बनने के बाद उनके हाथ में AK-47। अब डॉक्टर जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, MBBS MD की डिग्री है, उनको AK-47 थमा दी और उनको चरमपंथी गतिविधियों में सहारनपुर में निकाह पढ़ा दिया लोकल लड़की के साथ। तो आप समझ सकती हैं कितनी शातिर दिमाग से। व्यवहार इतना अच्छा था उसका, लोग बताते थे बड़ा मिलनसार, बहुत पोलाइट। लेकिन ये सिर्फ एक छदम था और ये एक आवरण था किस तरीके से घुस करके। अब हम विस्फोटक की बात कर लें। 300 किलो एमोनियम नाइट्रेट का मिलना यह उतना ही घातक है जितना 1.5 क्विंटल TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का मिलना है। मारक दूरी यह बताते हैं कि जिस देश काल परिस्थिति में इसका इस्तेमाल होता, अगर बहुत बंद जगह पे, तो 100 मीटर तक ये बिल्कुल चौरस कर देता। 100 मीटर की परिधि में सब कुछ, 100 मीटर बहुत होता है। आप अंदाज लगाइए कि क्रिकेट पिच के 5 गुनी 6 गुनी ज्यादा, क्रिकेट पिच के 5-6 की परिधि में जो कुछ जूता सब चौरस को, अगर कहीं मॉल में हो, कहीं स्कूल में हो, अस्पताल में हो, और या कहीं ऐसे पूजा स्थल पे हो, या अभी एक किसी विशिष्ट व्यक्ति का आवागमन पद यात्रा चल रही है दिल्ली NCR से, तो आप वहां पर सोच सकती हैं। तो इसके जो भयावह परिणाम होते, 150 किलो TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो, या ये अगर 3 क्विंटल हो इसके विस्फोट से। अच्छा, ये चरमपंथियों का, टेररिस्ट का ये फेवरेट सर्वप्रिय विस्फोटक है, क्योंकि आसानी से मिल जाता है। किसान इसको खाद में इस्तेमाल करते हैं। और पेरिस में जब इसका इस्तेमाल हुआ था, बेरूत में इसका इस्तेमाल हुआ था, तो पेरिस में ये बताते हैं कि हालांकि वहां टनों में इस्तेमाल हुआ था, किलो में नहीं, टनों में, तो 5 किलोमीटर दूर तक की खिड़कियां चटक गई थी। इतना इसका घातक इसका विस्फोट होता है।
और इसकी मारक क्षमता बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस पुलिस की कामयाबी है, जिसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हो जाती, इससे बहुत बड़े सबक लेने की पूरे भारत को जरूरत है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब अपने काम को और उच्चीकरण करना होगा। मसलन कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसका सहारनपुर में कहते हैं एटीएस का दफ्तर यहाँ क्यों खुला? अब एटीएस का दफ्तर जहां रोगी है, बीमार है, अस्पताल तो वहीं खुलेगा। जहां इस तरीके के लोगों का आवागमन होगा तो वहीं पर तो एटीएस खुलेगा। अब यहां पर फरीदाबाद की बात को लेकर के एक तो उच्चीकरण, सत्यापन, प्रत्येक भारतीय नागरिक सादे वस्त्रों में पुलिस अधिकारी है और पुलिस को चाहिए कि एक डेडिकेटेड नंबर दे दें कि ऐसे संदिग्ध लोगों के बारे में गोपनीय सूचना सरकार को दे। सरकार चाहे इस पे इनाम की घोषणा कर दे, यह भी घोषणा कर दे कि नाम गोपनीय रखा जाएगा, जो कि हमेशा रखा जाता है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नाम गोपनीय रखा जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा और वॉचफुल नेबरहुड, ये नेबरहुड वॉच की एक स्कीम चला दे कि हमारे घर के अगल बगल कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी लेना, कोई चीज संदिग्ध अगर हो तो उसके बारे में पुलिस को सूचित कर रहा। इंटेलिजेंस को भी यह देखना होगा कि इस तरीके के संदिग्ध लोग अगर आते हैं तो उनकी निगरानी कैसे हमको करनी है, उनके बारे में हमें कैसे कार्रवाई। अब जो अगला स्टेप है, आज जो शुरू हो गया होगा कि इनकी गहराई से पूछताछ। अभी तो आपने 2 अड्डों से आपको AK-47 मिली है, बाकी जगह कितनी है, कौन इनके मददगार हैं, कौन इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके स्लीपर सेल्स की शाखाएं और कहां कहां है, इसकी जानकारी और फॉलोअप होना जरूरी है। उसके बाद आप देखिएगा अंजू जी, जो चौंकाने वाले खुलासे आएंगे, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से इनसे गहराई से पूछताछ होनी चाहिए। पूछताछ में कोई कड़ी से कड़ी मिला करके, अभी तो आपने देखा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कश्मीर, 3 स्टेट से तो आपको लिंक मिल गए और अभी जो पूछताछ अभी शुरू भी नहीं हुई है। जब पूछताछ होगी तो यह पता लगा इनके पाकिस्तान हैंडलर्स कौन थे, इनकी माली हालात ऐसे कैसे हो गए, जो इन्होंने सहारनपुर में निकाह किया उस परिवार से इनका परिचय कैसे हुआ, और उस परिवार की भी अब छानबीन की आवश्यकता है। तीसरी चीज, जो इन्होंने एम्प्लॉय किया है, जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहारनपुर का है, अब वो जांच के घेरे में आना चाहिए। उन्होंने बिना वांछित सत्यापन के इनको नौकरी कैसे दी। और इन तमाम चीजों के बाद आप देखेंगे कि आपको इतने तथ्य मिल जाएंगे और इतनी मुफीद जानकारी मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा, और इनके स्लीपर सेल्स और संगी साथी चेले चपाटों और इनकी जो चौकड़ी है उसके सफल अनावरण भी होगा, बरामदगियां भी होंगी। सर, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का एक डॉक्टर पहले दिल्ली आता है, फिर सहारनपुर पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के। फिर आप सोचिए दूसरा डॉक्टर जिसके घर से इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट मिला है, सर आप सोचिए वो भी फरीदाबाद, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर जाकर ठहरता है। तो इनके सर खतरनाक इरादे रहे होंगे ना, यूपी को भी टारगेट करना, दिल्ली को भी फरीदाबाद में रहकर टारगेट करना। तो इनके तो डिजिटल फुटप्रिंट्स पता नहीं कहां कहां तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, डिजिटल फुटप्रिंट्स और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही फरीदाबाद तो एनसीआर है ही है। एनसीआर में ही धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा निकल रही है। ऐसे तमाम आयोजन चल रहे हैं जिनके ऊपर ये आक्रमण कर सकते थे। ये श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी एक वाकई एक प्राइम टारगेट है चरमपंथियों के। तो आप सोच सकती हैं कि इनके टारगेट में ये हो सकते हैं। इनके पास विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ इनके पास असॉल्ट राइफल्स और कारतूस, इनके पास पिस्तौलें। आप ये समझ सकती हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से, अगर फरीदाबाद में 3 क्विंटल तो आपने बरामद कर लिया और अभी और कहां कहां बरामदगी होगी ये अभी मालूम नहीं, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि मान के चलिए कि फरीदाबाद के अलावा भी इन्होंने भंडारण अपना किया होगा, स्टोरेज की होगी विस्फोटक की, और जहां इनको मौका मिलता है ये कर लेते। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3.5 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट को जेब में रख के तो नहीं ले जाएगा। अगर बोरों में लेके गए थे तो मकान मालिक की जिम्मेदारी थी कि पुलिस को सूचना देते कि बोरों में एक कश्मीरी आदमी क्या ला रहा है। ये तो एक मोटी सी बात है, एक बिल्कुल कोई अनपढ़ आदमी समझ जाता कि ये चीजें सस्पिशियस नहीं है। दूसरी चीज जो थी कि इसके बारे में इस व्यक्ति जो फरीदाबाद वाला है, मुजाहिल शकील, इससे संदिग्ध लोग आते थे, इसलिए किसी से मिलता मिलाता नहीं था। कुछ संदिग्ध लोग आके इससे मिलते थे, संदिग्ध लोग अगर आते थे ये किसी से मिलता मिलाता नहीं था। इसकी गतिविधियां पूरी तरीके से शक के दायरे में थी। तो क्या ये जरूरी नहीं था अंजू जी कि इनसे पूछताछ की जाए? मकान मालिक को खुद शिकायत करनी चाहिए थी।
इसीलिए मैं चाहूंगा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने को पुलिस अधिकारी माने, सादे वस्त्रों में, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए देश हित में कोई भी चीज अगर ऐसी संदिग्ध आती है, उसकी तत्काल सूचना पुलिस को, थाने को, और जो गोपनीय नंबर है पुलिस कंट्रोल रूम को जरूर दे दें। निश्चित मानिए आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। और पुलिस विभाग से मेरा यह आह्वान है, आवश्यकता अनुसार ऐसे जागरूक नागरिकों को अलंकृत और पुरस्कृत करने पर भी विचार करें। सर, यूपी एटीएस गुजरात भी गई है, वहां पर भी आईएसआईएस के 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो कि एक जहरीला पदार्थ बना रहे थे राइजिन नाम से, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर जानों का नुकसान किया जा सकता था। तो ये क्या जैश ए मोहम्मद आईएसआईएस की मिली भगत है? इतने बड़े पैमाने पर ये कोई बड़ा टारगेट भारत में करने जा रहे थे? देखिए, ये जो आपने बताया कि एक बहुत ही उत्कृष्ट नहीं कहूंगा, एक विचित्र किस्म का एक जहर पॉइजन तैयार कर रहे थे जो कि टेस्टलेस, कलरलेस और ओडरलेस होता है। ये अपने में कामयाब नहीं हो पाए। उसमें भी अगर ये कामयाब हो जाते तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन ये आप मान के चलिए, पहली चीज, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा क्रियाशील रहता है। इनको पैसा और फंडिंग की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट के देश तो इनकी फंडिंग कर ही रहे हैं, और तमाम स्रोत हैं ऐसे जो कि इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में उसमें प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन फूकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या आईएसआईएस और जैश ए मोहम्मद और चरमपंथियों में कोई तालमेल है? तालमेल है। और पहले भी देखा गया था कि अलकायदा इन चरमपंथियों के साथ गठबंधन करता था। तो इसमें कोई अप्रत्याशित या कोई ऐसी चीज अनयूजुअल नहीं है कि जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस, और सबकी अम्मा कौन है? आईएसआई। तो प्रहार करना पड़ेगा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल ही रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता ही रहेगा। यह युद्ध की घोषणा है। और हमारे यहाँ कानून में एक संशोधन की आवश्यकता है। जैसे ये जहर है, इतना विस्फोटक की बरामदगी है, चरमपंथी गतिविधियां हैं, तो उसके केवल यूएपीए के अंतर्गत आजीवन कारावास जब तक कि मौत न हो जाए। इससे कम की सजा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है प्राण दंड दे दे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा की जो है कि इनको आजीवन कारावास, जिससे कि इनकी मौत तक ये नजरबंद रहे और इन सबका अंतिम संस्कार अंजू जी जेल की सलाह के पीछे हो। जी सर, लेकिन खतरनाक ट्रेंड ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे लोग अगर इस तरह से आतंकवादी निकले तो फिर इंसान अस्पताल में जाने से पहले डॉक्टरों के बारे में भी तहकीकात करेगा कि मेरा इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है भाई, पता नहीं कौन से इंजेक्शन ठोक देगा मुझको। अंजू जी, ये स्थिति तो असंतोषजनक है, और इसकी मिसाल आप नेट पर भी जाइए और आपको ऐसे कई दृष्टांत मिल जाएंगे। मैं आपके सुधी और परिपक्व दर्शकों को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कम से कम हर मामले में अब सावधान रहने की आवश्यकता है। नेट पर अगर जाएं तो ऐसे दृष्टांत अमेरिका में कई, भारत में तो ईश्वर की कृपा है नहीं हुए, लेकिन अमेरिका में ऐसे कई एक दृष्टांत सामने आए, यूरोप में आए, जहां पर इस तरीके की घटना, जिसकी तरफ आपने संकेत दिया, उस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं। तो अब आप देखना चाहें कि अब सावधानी हम क्या बरत सकते हैं कि जहां हम जाएं। अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहारनपुर, उनको सावधानी नहीं बरती, परिणाम आपके सामने, चरमपंथी को आपने नौकरी पे रखा। इसी तरीके से जहां भी जाएं तो कम से कम वांछित सावधानी, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, आपकी डिग्री कहाँ की है, तमाम चीजें पूछ लें। हालांकि कुछ डॉक्टर्स इसके बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि बुरा मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हार्ट सर्जन है, हम बाईपास करा रहे हैं, और अगर जरा सी चूक हो गई तो मौत हो सकती है। और अगर हम आपको लाखों में फीस दे रहे हैं तो ये हमें जानने का अधिकार है कि आपने इसके पहले कितने ऑपरेशन किए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिग्रीज कहाँ की है, और आपने कितने सफल और असफल के बारे में थोड़ा रिसर्च हम अगर गूगल पे भी कर लेंगे तो वो उचित होगा। लेकिन अंजू जी, ये स्थिति ऐसी है कि हमेशा हर व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी करें, प्रतिष्ठित अस्पतालों में जाएं, और जहां पे संदिग्धता की कोई बात हो तो जरा क्रॉस चेक जरूर कर लें, और सेकंड और थर्ड ओपिनियन जरूर ले लें। और फिर एक ऐसा जमात भी है सर जो रिजीम चेंज का ख्वाब देखती है भारत में। आप सोचिए, डीप स्टेट क्या करना चाहता है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो ये तो उसी की हिमाकत नजर आ रही है कि यही सब करने जा रहे थे ये लोग। सही निष्कर्ष अंजू जी, आपने सही कहा कि एनएसए अजीत डोवाल ने बिल्कुल सही कहा। 2014 के बाद कश्मीर अगर अपवाद छोड़ दे तो भारत में कहीं भी इस प्रकार की चरमपंथी विस्फोटक घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन इसके मद्देनजर पहला एस्पेक्ट तो यह है कि जो चरमपंथी है उन्होंने भी अपना मोडस ऑपरेंडी, तौर तरीके बदले,
कि जहां पर उन्होंने अनपढ़ अशिक्षित लड़कों को रिक्रूट करते थे, वहां पर बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा रेडिकलाइज किया, हो सकता है रेडिकलाइज वो पहले से हो गए हो, लेकिन प्लेटफॉर्म न मिला हो। अब इन फॉर्म भी मिला, दोनों डॉक्टरों को प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्वचालित हथियार मिले, विस्फोटक मिले। डॉक्टर आदिल अहमद राथर और मुजाहिल शकील दोनों को आपने प्लेटफॉर्म दिया। तो ये एक दिखाता है एक शिफ्ट उनकी मोडस ऑपरेंडाई में, अजहर मसूद के और जैश मोहम्मद के, कि उन्होंने शिक्षित लोगों को जो कि विश्वास आसानी से जीत सकें, जनता में आसानी से घुल मिल सकें, तो इसलिए सावधानी की जरूरत है। अब दूसरी बात आती है, जो जेनजी की बात करते हैं, जिस तरीके से विघटन की बात करते हैं, जो रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, निर्वाचन में तो मुंह की खाई, अब सोचते किसी तरीके से ऐसी कुछ शक्तियां आ जाएं, कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाए कि वो शासन को बदनाम कर सकें और शासन को दिखा सकें कि उनके नियंत्रण में अपराध और नियंत्रण नहीं है, चरमपंथी गतिविधियां नहीं है, तो उनको बदनाम किया जाए। इसकी भी संभावना हो सकती है। तभी मैंने आपसे अपने प्रारंभिक संबोधन में यह निवेदन किया था कि पूछताछ में इनके हैंडलर्स, इनका एजेंडा, इनकी प्राथमिकताएं, हैंडलर्स, एजेंडा और प्राथमिकताएं सभी के ऊपर गहराई से छानबीन की जाए, तभी आप सही निष्कर्ष पहुंचेंगी कि आखिर इनका अल्टीमेट गोल क्या है। और अल्टीमेट गोल की क्या है, उसके बाद अंजू जी आपको मालूम पड़ेगा। ये सब चीजें आपस में एक तरीके से गड्ढमड्ढ है। आपने देखा होगा कि चरमपंथियों के मुकदमा लेने वालों की कमी नहीं है। चरमपंथियों को जो कहेंगे हमारे बेगुनाह नौजवान, आपने सुना होगा, हमारे बेगुनाह नौजवानों को बिना कसूर के उनको जेल में ठूस देते हैं। और चरमपंथी तो चरमपंथी, बड़े नेता उनके ये कहते हैं उसामा जी, हाफिज जी, जो अपने चचा को जी और पिता को नहीं कहेंगे जी, वो उसामा जी और हाफिज जी। क्यों? यह तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जो ना आप कर दें। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि शक की सुई कुछ ही जगह जा रही है, और जितनी वो शक की सुई जा रही है, चरमपंथियों ने अगर उनके नाम लिए तो फिर इन्वेस्टिगेशन और कानून वो अपना काम करेंगे। सर, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, एक मदरसे से नकली नोट मिले थे 20 लाख के आसपास। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इनके तार भी इससे जुड़े होंगे ना? पैसा भी तो चाहिए इन लोगों को कहीं ना कहीं, ऐसे लोगों को जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिवेट करने के लिए। नहीं, स्लीपर सेल को तो पैसा चाहिए। ये सब चीजें वैक्यूम में थोड़ी होती हैं। जो भी स्लीपर सेल है, एमोनियम नाइट्रेट है, माना कि किसान इसका इस्तेमाल करते हैं खाद की तरह, लेकिन वो भी पैसे से आएगी, टाइमर्स पैसे से आएंगे, नाजायज हथियार पैसे से आएंगे, सब आईएसआई तो नहीं पहुंचा देगी। तो इसलिए जो नोट छपते हैं वो भी किसी सही कार्य के लिए थोड़ी इस्तेमाल होने के लिए, वो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की नीयत से, चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, रेडिकलाइजेशन को और ऊंचे स्तर पे कराने के लिए, और अगर इनके जो है तथाकथित बेगुनाह नौजवान अगर नजरबंद हो जाएं तो वकीलों की फीस भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस की तो सीमाएं होती हैं, जनपदीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चरमपंथियों की कोई बाउंड्री नहीं है, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबकी तंजीमें एक है। अजहर मसूद कहीं बैठा है तो न्यूयॉर्क से लेकर के दिल्ली तक और कहीं पर भी म्यांमार तक उसकी गतिविधियां जा सकती हैं। इसीलिए सारी एजेंसीज को बाउंड्री और सीमाएं समाप्त करके एक थिंक टैंक बनाना होगा, सूचनाएं जो हैं साझा करनी होगी, और कलेक्टिव जो सूचनाएं जो मिलती हैं उसके आधार पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर गुणवत्ता के साथ प्रभावी एक्शन और फॉलो अप का फॉलोअप होना चाहिए। जो पूछताछ आंखें यानी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स होती हैं उनको साझा करना चाहिए, और एक एक बिंदु जो प्रकाश में आता है, मददगार कौन थे, पैसे कहाँ रखे हैं, कौन हैंडलर्स हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, उसी के आधार पर आगे फॉलोअप कार्रवाई होनी चाहिए। मसलन टारगेट उन्होंने बताया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो उनकी सुरक्षा आपको और उच्चीकरण और अभेद्य करनी है। मान लीजिए उनके टारगेट पे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योगी जी हैं, तो उनकी सुरक्षा को तदनुसार और उच्चीकृत और अभेद्य करना होगा। ये तमाम चीजें हैं। आपने तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन पूछताछ के बाद जो है असली काम तब शुरू होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, पूछताछ के बाद ही असली काम शुरू होगा। पता नहीं ये टेरर थ्योरी के कितने डॉक्टर हैं, अभी तो 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं, पता नहीं किस किस अस्पताल में ऐसे और कितने डॉक्टर हैं जो इस तरह का सामान लेकर बैठे हुए हैं। तो जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन सर आपने समय निकालकर, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इस विषय पर बात करी और बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।